नमस्कार दोस्तों, गोलचक्कर के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इथिक्स वाला पेपर, जीएस फोर्थ वाला पेपर, यूपीपीसीएस का मेंस का पूरी तरह डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना। खुशखबरी के लिए मैं आपको बताते चलूं कि 2025 का यूपीपीसीएस का जो पोस्ट है उनकी संख्या बढ़ करके 930 या 935 के आसपास हो गई है, ठीक है ना। नॉर्मल ग्रेजुएशन मतलब कि जो बच्चे बीए किए हैं उन पर आधारित सबसे ज्यादा पोस्ट है, लगभग 800-850 के आसपास, ठीक है भैया। तो अभी अगर आप रिजल्ट का इंतजार करोगे ना तो फिर आपके जो है लगभग 8-10 दिन खराब होने वाले हैं। मेरा ये कहना है कि कट ऑफ एकदम लो जाने वाली है, पोस्ट की संख्या ज्यादा है। पेपर प्री वाला काफी टफ था, मॉडरेट पेपर था, लोग अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं। तो मेरा एक सलाह है, सुझाव भी है कि अभी से आप मेंस की तैयारी शुरू कर दें, अदरवाइज आपको जो है सिलेबस इतना ह्यूज है कि नहीं चीजें हो पाती, ठीक है ना। फिलहाल मैं आता हूं अपने टॉपिक पे और आपको यह कहना चाह रहा हूं कि हमने इथिक्स का जो 9 क्लास है उसको पूरी तरह आपको उपलब्ध करवा दिया है और ये जो क्लास चल रहे हैं पूरी तरह ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड हैं, ठीक ना भैया। कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। सारी मेहनत करके मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। आपको बस यही करना है कि भाई उस पर नोट्स बनाना है, नोट्स आप बनाना है, बार बार रिवाइज करना है, कुछ चीजें ऐड ऑन आपको करनी है समय और परिस्थितियों के हिसाब से, ताकि आप अपने उदाहरण अपने शब्दों में कर सकें और अपने नोट्स को बखूबी एग्जाम में यूज कर सकें। आते हैं फिलहाल अपने टॉपिक पे, ठीक है ना। हमने टोटल 9 क्लास दे दिया है, ये 10वां क्लास होगा। और ये मैं आपको बताते चलूं कि टोटल इथिक्स में 200 नंबर का है, 8 ही बैलूम है। उसमें से मजे की बात है कि पहला वाला बैलूम खत्म हो गया है, नीतिशास्त्र एवं मानवीय अंतर संबंध, ये दूसरा वाला बैलूम चल रहा है और आज दूसरा वाला बैलूम भी मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। ये अभिवृत्ति चल रहा है ना, एटीट्यूड। तो आज जो होगी अभिवृत्ति का एक नया टॉपिक होगा कि एटीट्यूड पर उत्पन्न होने वाली क्या बाधाएं हैं, कौन कौन सी हर्डल जो है आपके एटीट्यूड पर प्रभाव डालती हैं या दबाव डालती हैं या फिर बाधाएं उत्पन्न करती हैं। तो थोड़ा सा अगर हम देखें अभिवृत्ति व्यवहार में परिवर्तित होगी या नहीं, यह उस समय की परिस्थिति विशेष पर निर्भर करता है। मैं कहूं कि कौन कौन सी बाधाएं हैं जो उत्पन्न करती हैं, बाधाएं उत्पन्न होती हैं अभिवृत्ति पर। तो पहला है मूल्य एवं अभिवृत्ति में अगर अंतर विरोध उत्पन्न हो जाए, दूसरा है सामाजिक दबाव आप पर हो, तीसरा है आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि अभिवृत्ति पर प्रभाव डालने लगे, ठीक है ना। महत्वाकांक्षा आपकी इतनी हो जाए कि अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ने लगे। और भी कुछ संविधान है, कानून है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णय हैं, ये सब सारी चीजें जो है रियल एटीट्यूड को जो है बाधित करती हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने का काम करते हैं कि कौन कौन सी बाधाएं हैं, जो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभिवृत्ति पर बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। पहला है मूल्य एवं अभिवृत्ति में अंतर विरोध उत्पन्न हो जाए। भाई मैं कह रहा हूं कि आपका जो मूल्य है ना वो शांति, अहिंसा, परोपकार का है, करुणा का है, दया का है, लेकिन आवश्यकता या अचानक आपको जब गुस्सा आता है तो आपके हाथ उठ जाते हैं, तो बाधाएं उत्पन्न हुई ना। आपके जो है मूल्य और अभिवृत्ति को लेकर के अंतर विरोध उत्पन्न हुआ ना। ऐसे ही कोई लड़की है जो समानता के मूल्य को जो है मानती है, लेकिन जैसे ही वो घर में जाती है बेचारी, तो घरों के जो है डिसीजन में वो जो है अपने हाथ पीछे, अपने जो है अपने आप को पीछे खींच लेती है। तो वही कैसे कह सकते हैं कि मूल्य तो उसका समानता का था, लेकिन उसने अभिवृत्ति जो की वो परंपरागत अभिवृत्ति की, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे आपके उदाहरण इसमें शामिल आप कर सकते हो। उदाहरण के रूप में एक और उदाहरण देख सकते हैं कि एक अधिकारी लोक सेवा और ईमानदारी का मूल्य रखता है, लेकिन रिश्वत लेकर काम करता है, क्योंकि सब कर रहे हैं, ऐसी उसकी अभिवृत्ति है। यहां मूल्य ईमानदारी का है, लेकिन अभिवृत्ति जो हो रही है वह स्वार्थपरक व्यवहार की हो रही है, ठीक है भैया। तो ये आप जो है मूल्य और अंतर विरोध, मूल्य और अभिवृत्ति में जब अंतर विरोध उत्पन्न होता है तब किस प्रकार जो है अभिवृत्ति पर बाधा उत्पन्न होती है, ये हमने डिस्कस किया। फिर आते हैं सामाजिक दबाव। मैं कह रहा हूं कि आप जो है अभिवृत्ति रखते हो सहिष्णुता की, समानता की, लैंगिक भेदभावों के विरोध की, ठीक है ना। तो लैंगिक भेदभाव जो हो रहा है उसके विरोध में आप रहते हो, तो ये सब आप जो है कुल मिला जुला कर मूल्य रखते हो। लेकिन जैसे ही आप समाज में जाते हो ना, तो वहां पर समाज की कुछ रीति रिवाज, कुछ परंपरा, कुछ नियम बन गए हैं, उनके अगर विरोध में आप जाओगे तो फिर आपको जो है समस्या खड़ी खड़ी होगी। तो ऐसे में जो सामाजिक नियम है, समाज की कर्मकांड, रूढ़िवादी परंपरा है, उसी के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। तो आपकी अभिवृत्ति तो समानता की थी, सहिष्णुता की थी, लेकिन जो है सामाजिक दबाव के कारण आप जो है भेदभाव करना शुरू कर देते हो। यही क्या है, सामाजिक दबाव के कारण अभिवृत्ति पर पड़ने वाला बाधा है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि जो सामाजिक दबाव है, यदि एक बंद या रूढ़िवादी समाज है तो आपकी आंतरिक अभिवृत्ति तो कुछ और है, किंतु सामाजिक दबावों के कारण बाह्य अभिवृत्ति कुछ और होगी। आते उदाहरण क्या देंगे, जैसे प्रेम विवाह, लिविंग रिलेशन को आप आपकी अभिवृत्ति रही है, आप मतलब इसको मानते हो, ठीक है ना। ये आपकी आंतरिक अभिवृत्ति है, लेकिन जैसे ही आप समाज में जाओगे तो सामाजिक प्रेशर आप पे पड़ेगा। क्या समाज ये मानता है प्रेम विवाह? क्या समाज लिविंग रिलेशन को मानता है? नहीं मानेगा। तो फिर आप जो है सामाजिक दबाव के कारण आपकी बाह्य जो अभिवृत्ति होगी, ये आंतरिक अभिवृत्ति के प्रभाव को चेंज कर देगी, बाह्य अभिवृत्ति समाज के अनुकूल हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो ये सामाजिक दबाव।
ऐसे व्यक्तित्व आपका अच्छा व्यक्तित्व है तो रूढ़िवादी समाज के नकारात्मक अभिवृत्ति पर जो है ये बदलाव पर बल देने लगेंगे आप। ठीक है। ऐसे महत्वाकांक्षा व्यक्ति को अपना व्यवहार सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक धारणाओं के अनुरूप करना पड़ता है, किंतु महत्वाकांक्षा उसके रियल अभिवृत्ति या रियल एटीट्यूड को बाधित करती है। तो ये महत्वाकांक्षा है। अन्य जैसे मान लीजिए कि हमारी अभिवृत्ति तो कुछ और है लेकिन हमारा संविधान कुछ और बोलता है, तो वही हमारा संविधान हमारी अभिवृत्ति पर दबाव डालता है कि देखिए आपकी अभिवृत्ति नेगेटिव है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के खिलाफ है, स्वतंत्रता और समानता के खिलाफ है, आप अगर नहीं करेंगे तो दंडित होंगे। तो हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का निर्णय है, ये हमारी जो निगेटिव अभिवृत्ति है उस पर क्या डाल रहा है, दबाव, उस पर बाधा उत्पन्न कर रहा है। ठीक है ना। तो ये कुछ जो है बाधाएं उत्पन्न करने वाले फैक्टर हो गए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभिवृत्ति पर बाधाएं उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट आपका टॉपिक है अभिवृत्ति में परिवर्तन। किस प्रकार अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है। अच्छा, परिवर्तन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो संगत परिवर्तन और दूसरा असंगत परिवर्तन। मैं कह रहा हूं कि अगर को आपको सकारात्मक से सकारात्मक, मतलब अगर आप ईमानदार हैं तो आपको सत्यनिष्ठा पे अगर जाना है तो कुल मिला जुला कर ये संगत परिवर्तन कहलाएगा, तो ये आसान होता है। लेकिन मैं कहूं कि मैं एकदम जो है निगेटिव भावना से पूरी तरह भरा हुआ हूं, मुझे सकारात्मक करना है, तो ये बड़ा कठिन हो जाएगा। तो मतलब सकारात्मक से अगर नकारात्मक से आपको जाना है या नकारात्मक से सकारात्मक आपको जाना है, मतलब असंगत परिवर्तन में जाना है, तो बड़ा कठिन होगा अभिवृत्ति में परिवर्तन को लेकर के। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे, और अभिवृत्ति में परिवर्तन किन किन माध्यमों से होता है थोड़ा उसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है ना। पहला है कि समूह परिवर्तन। हम जिस समूह में रह रहे थे वहां के लोग बड़े असहिष्णु थे, मतलब कि वहां के लोग अपने ही धर्म को फॉलो करते थे, अपनी ही संस्कृति दूसरी संस्कृति को नहीं देख सकते थे, उसके विरोध में उसकी आलोचना में बात करते थे। लेकिन हमने किसी ऐसे समूह को ज्वाइन किया जहां पर हर धर्म के लोग, हर समुदाय के लोग हैं, तो अब हमारा दृष्टिकोण सहिष्णुता असहिष्णुता से सहिष्णुता की ओर चेंज हो गया। ठीक है ना। तो हमारा जो सहिष्णुता पे हम जब आए हैं तो अभिवृत्ति भी दूसरे धर्मों के प्रति बड़ी सकारात्मक करने लगेंगे। तो अभिवृत्ति में परिवर्तन हुआ ना कैसे, समूह परिवर्तन से। पहले जिस समूह में थे वहां सांप्रदायिकता का भावना थी, किंतु अब जिस समूह में गए हैं वहां पे सहिष्णुता की भावना आ गई है। तो ये पहला समूह परिवर्तन। दूसरा बाध्यकारी संपर्क। मान लीजिए जैसे है ना कि भारत में जो है दलित हो गए, अछूत हो गए या फिर अश्वेत हो गए, जैसे नहीं कि अमेरिका में अश्वेत वगैरह लोग हैं, तो अश्वेत जो श्वेत लोग हैं, जो गोरे लोग हैं, या फिर जो मतलब कि भारत में जैसे एससी एसटी हैं, मैं कह रहा हूं कि जो जनरल वर्ग के हैं, जो पंडित और ठाकुर और ब्राह्मण वर्ग अपने आप को कहते हैं, वो अगर इन एससी एसटी के संपर्क में जाएंगे ना तो उनकी कंडीशंस को देख करके, उनके कल्चर को देख करके फिर रियल चीजों से वो वाकिफ होंगे। फिर जब रियल चीजों से वाकिफ होंगे तो उनका क्या होगा, जो अभिवृत्ति पहले नेगेटिव थी वो अब पॉजिटिव होगी कि नहीं, इंसान सही है, आदमी सही है, हर चीज सही है, बशर्ते कुछ परिस्थितियों का आदमी वो मारा हुआ है, बाकी सब चीज सही है। ठीक है ना। तो अभिवृत्ति चेंज होगी। वही कह रहा है कि बाध्यकारी संपर्क। तो जो गोरे लोग हैं उनको जो है काले लोगों के अगर संपर्क में लाया जाए तो जो काले लोगों के प्रति उनकी धारणा थी नेगेटिव वो बदल जाएगी। तो परिवर्तन हुआ ना। फिर व्यक्तित्व में परिवर्तन। व्यक्तित्व में परिवर्तन से अभिवृत्ति, मतलब कि जो इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट हो सकती है, एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट भी हो सकती है, तो ये भी परिवर्तन डालता है। सांस्कृतिक कारक। अब यहां पे समझिए बात कि जैसे कुछ परंपरा, कुछ रीति रिवाज इत्यादि के कारण समय, जैसे कुछ समय पहले आप देखेंगे तो आपके जो संस्कृति में था या भारतीय समाज में था तो वहां पर सती प्रथा, बाल विवाह या दास प्रथा मान्य थी। लेकिन समय परिस्थितियों के हिसाब से समाज भी और संस्कृतियां भी चेंज होती हैं, उसी के हिसाब से अभिवृत्तियां भी चेंज होती हैं। तो यहां भी यही कह रहा है कि परंपरा व प्रथाओं के कारण किसी समय सती प्रथा, बाल विवाह, दास प्रथा की मान्यता थी, किंतु आज की आधुनिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति समाज मान्यता नहीं देता। तो ये जो आधुनिक समाज है ये भी क्या कर रहा है, अभिवृत्तियों में परिवर्तित कर रहा है, परिवर्तन ला रहा है। अब रोल मॉडल को लाइए। जो आपके रोल मॉडल हैं जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, अक्षय कुमार हो गए, सलमान खान, शाहरुख खान, ये लोग है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है बिमल का जो है ना, गुटखा का, जुबा बोलो जुबा केसरी का, ये लोग प्रचार करते थे। आप गुटखे के बहुत खिलाफ थे, लेकिन आपका जो रोल मॉडल है उसने जो है गुटखा खाना शुरू कर दिया। गुटखा तो वो नहीं खाएगा, प्रचार जरूर करेगा पैसे के लिए। तो आपने क्या किया कि उसी के आधार पर गुटखा को आपने अपना लिया। बोलो जुबा केसरी मतलब कि हर दाने में केसर है। तो साला वहां पर जो है आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट या आपका जो है अभिवृत्ति परिवर्तित हो रही है। खैर ये नेगेटिव एग्जाम्पल इसको मत दीजिएगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि जैसे आप चुनाव उनाव को जो है लेकर के बहुत सीरियस नहीं रहते हैं ना, कि हमको वोटिंग नहीं करनी है, ये वो तमाम प्रकार करते हैं। लेकिन सचिन तेंदुलकर मान लीजिए कि चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो उस स्थिति में वो प्रचार करेंगे। तो चुनाव, अब सचिन तेंदुलकर के आप रोल मॉडल, सचिन तेंदुलकर आपके रोल मॉडल हैं, तो उन्हीं की बातों को मान करके फिर आप जो है आकर के चुनाव देते हो, वोटिंग करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी धारणा में परिवर्तन ला रहे हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया हो गया, समझना जरा। सोशल मीडिया जैसे एआई हो गया, टीवी हो गया, फिल्म हो गया, न्यूज हो गया, ये सब पारदर्शी होते हैं।
तो यहाँ पर पहले आपकी धारणा कुछ और थी, इनको देखने के बाद, न्यूज को देखने के बाद, समाचार अखबार पढ़ने के बाद आपकी धारणा बदल जाती है, अभिवृत्ति बदल जाती है। तो ये कुछ जो है परिवर्तन के तरीके हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है ना भैया। नेक्स्ट आपका है अभिवृत्ति और विचार में विभेद कीजिए। ध्यान से सुनिएगा कि ये 125 शब्दों में पूछता है और 4 वर्ड देगा। जैसे अभिवृत्ति और विचार दे दिया, ऐसे अभिवृत्ति और मूल्य दे देगा। ठीक है ना। तो कुल मिला जुला कर जैसे अभिवृत्ति और विचार में आपको जो है विभेद करना है, तो ये मैक्सिमम आपका 65 वर्ड के आसपास ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लगभग 70-80 वर्ड लिखा है, लेकिन आपका 60-65 वर्ड के आसपास रहना चाहिए, विभेद करना है। इस शब्दों को लेकर ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2018 में, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अभिवृत्ति और विचार में, अभिवृत्ति और मूल्य में, अभिवृत्ति और अभिरुचि में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आते हैं, समझते हैं कि अभिवृत्ति और विचार में क्या कुछ विभेद है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अभिवृत्ति आपका होता है, इसमें 3 फैक्टर होते हैं, 3 पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारात्मक। भाई अभिवृत्ति आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही क्लास देखिए। ठीक है ना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये 3 पक्ष होते हैं, इसमें केवल एक ही पक्ष होता है, संज्ञानात्मक पक्ष। नहीं, लोग कहते हैं भाई इनको जानकारी होती है। मैं बताया कि किसी जानकारी के आधार पर कोई इनको जानकारी दे देता है, उसी को संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। उसी के आधार पर ये अपना जो है ओपिनियन देंगे, विचार देंगे, तो ये संज्ञानात्मक पक्ष होता है। ये स्थिर प्रकृति के होते हैं। अभिवृत्ति बहुत कठिनाई से बदली जा सकती है, स्थिर प्रकृति के होते हैं, लेकिन ये अपने बार बार विचार चेंज करते रहते हैं। ठीक है ना। इनको सूचना कोई और मिल गई, विचार चेंज, कोई और मिल गया, विचार चेंज। ठीक है ना। तो ये मतलब कि ये जो है अस्थायी प्रकृति और जो है अभिवृत्ति अस्थायी प्रकृति के, बचपन से ही ये विकसित होने लगते हैं अभिवृत्ति, लेकिन ये अमूमन वयस्कों में देखा जाता है। उदाहरण के रूप में जैसे कहते हैं, नहीं वयस्क कहते हैं मेरे विचार में यह सही होगा, जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो विचार के लिए प्रयोग किया जाता है, अभिवृत्ति के लिए नहीं। ठीक है। समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिक विकास होगा। समाजीकरण मतलब कि जो है सामाजिक एक नहीं कि अभिवृत्ति के विकास में कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्थान, सोशल मीडिया, लेकिन जो समाज होता है उस समाजीकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक जो है विकास किसका होता है, अभिवृत्ति का होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आप सचेत अवस्था में रहते हैं, सचेत मतलब कि एकदम जागरूक अवस्था में रहते हैं, तो आपके जो है विचारों का विकास होता है। ठीक है। ये जो अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति एक प्रकार की छोटी अवधारणा है, विचार एक प्रकार की बड़ी अवधारणा है। ठीक है ना। मतलब कि जो विचार है ये आपका बड़ा गोला और जो अभिवृत्ति है ये छोटा गोला है। ठीक है। और जो अभिवृत्ति है ये संपर्क संज्ञानात्मक तथ्यों के आधार पर अभिवृत्ति का विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है। वयस्कों में विचारों का अभिवृत्ति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ हमने जो है अभिवृत्ति और विचार को लेकर के डिस्कशन किया। आते हैं अब जो है अभिवृत्ति और मूल्य को लेकर के डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आपका है अभिवृत्ति और मूल्य में विभेद कीजिए। ये भी देखिए 2018 के यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना। ये भी आपको 60 से 65 वर्ड में ही निपटाना है। तो अभिवृत्ति हमने बताया कि इसकी परिभाषा दोनों आप दे सकते हैं। ठीक है ना। फिलहाल मैं बताऊं कि अभिवृत्ति जो होता है कि ये मनोवैज्ञानिक विषय होती है जिसके प्रति आपकी सकारात्मक और नकारात्मक धारणा होती है। मूल्य क्या होता है, मूल्य यह सिखाता है कि क्या नैतिक है क्या अनैतिक है, जो समाज को स्वीकार्य हो। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, ये सीखे जाते हैं, यह भी सीखे जाते हैं। यह कम अस्थायी होता है, मतलब परिवर्तित हो सकता है, लेकिन जो आपके मूल्य होते हैं ना ज्यादा अस्थायी होते हैं। जैसे परोपकार का मूल्य, ईमानदारी का मूल्य, करुणा का मूल्य, दया का मूल्य। अब आप बुद्ध से बोल दीजिए कि आपका जो करुणा का मूल्य है उसको चेंज कर दीजिए, नहीं भैया बुद्ध नहीं चेंज कर पाएंगे। अभिवृत्तियां हो सकता है कि वो चेंज कर दें, फिलहाल बुद्ध के लिए नहीं यूज करेंगे। अभिवृत्ति मूल्य से ही उत्पन्न होती है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका मूल्य होता है ना, जैसे आपका ईमानदारी का मूल्य होगा, सत्यनिष्ठा का मूल्य होगा, तो आप जो है जो अभिवृत्ति करोगे वो सत्यनिष्ठा के अनुकूल करोगे। अब देखिए मूल्य जो होते हैं वो अमूर्त होते हैं। अमूर्त मतलब दिखाई नहीं देते हैं। मूल्य के अमूर्त होने के कारण किसी वस्तु विशेष से संबंधित नहीं रखता ये। ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि अभिवृत्ति मूल्य से ही उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में यदि, अरे क्या है यार, सॉरी कोई बजा रहा है बाजा वगैरह। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उदाहरण, यदि व्यक्ति मूल्य का अहिंसा का मूल्य धारण किया है तो वो पेटा क्या होता है कि जैसे पशु हत्या या पशु जो है हिंसा के खिलाफ ये कानून है। ठीक है। तो जो पेटा का समर्थन करेगा वहीं बलि प्रथा का जो है विरोध में जो है अभिवृत्ति करेगा, अगर उसके पास कैसी मूल्य है, अभिवृत्ति का, अहिंसा का मूल्य है। ठीक है ना। मूल्य में बदलाव से अवृत्तियों में भी बदलाव होता है। बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि मूल्य से ही अवृत्तियां रेगुलेट होती हैं। ठीक है। उदाहरण के रूप में असहिष्णुता से सहिष्णुता का मूल्य धारण करने पर व्यक्ति दूसरे धर्मों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति करेगा। तो ये हमने देखा अभिवृत्ति और मूल्य में विभेद देखा। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, कह रहा है कि अभिवृत्ति मुख्य रूप से सकारात्मक, नकारात्मक एवं संतुलनकारी होती है, जबकि मूल्य सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व नैतिक होते हैं। ठीक ना भैया। मूल्य में पहचान व आत्मीकरण की भूमिका होती है, जबकि अभिवृत्ति में ये नहीं होता है। ठीक है। तो ये आपका जो है अभिवृत्ति और जो है मूल्य में हमने डिफरेंस देखा, विभेद देखा। अब हम लोग देखते हैं अभिवृत्ति और विश्वास में जो बिलीफ होता है ना,
एटीट्यूड एंड बिलीफ में क्या कुछ जो है विभेद हो सकता है। तो आपकी जो अभिवृत्ति होती है इसको थोड़ा सा बड़े अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एटीट्यूड होता है किसी मनोवैज्ञानिक विषय, देश, संस्कृति, विचार, उत्पाद के प्रति सकारात्मक, नकारात्मक एवं संतुलनकारी धारणा से होता है। ये इसका अर्थ हो गया। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? यह किसी तथ्य, समाचार, तथ्य, विचार, सिद्धांत को सत्य मान लेने की मानसिक स्थिति से है, ठीक है ना। ये जो आपका विश्वास है, बिलीफ है। फिर अगर स्वरूप में देखें तो ये भावनात्मक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक, मतलब कि इमोशनल, या फिर इसको जो है अफेक्टिव भी कह सकते हैं, कॉग्निटिव और बिहेवियरल, ये होते हैं। तीन पक्ष इसके होते हैं। ये संज्ञानात्मक पक्ष, मतलब कि केवल जो है जानकारियों के आधार पर विश्वास किसी का बढ़ता और घटता है। कॉग्निटिव होते हैं ज्यादातर, मुख्यतः। विकास इसका कैसे होता है? मैंने बताया था कि जो अभिवृत्ति का विकास होगा वो अनुभव से होगा, सीख से होगा, मूल्यों से होगा, सामाजिक शैक्षणिक संस्थानों, सोशल मीडिया, परिवार, आवश्यकता पूर्ति से होता है। इनका सूचना, ज्ञान, परंपरा, साक्ष्य, ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, इन सब चीजों से होता है विश्वास, ठीक है ना, विकास। फिर व्यवहार पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है? सीधे व्यवहार को ये प्रभावित करते हैं, अभिवृत्ति, ठीक है। और जो है व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आते हैं थोड़ा सा इसका देखते हैं कि विश्वास अभिवृत्ति को जन्म देती है। सुनिएगा ध्यान से कि विश्वास जो है वो अभिवृत्ति को जन्म देती है, लेकिन अभिवृत्ति में भावना शामिल होने से व्यवहार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण क्या है कि जैसे विश्वास है धूम्रपान हानिकारक है, ये विश्वास होता है लोगों का, लेकिन अभिवृत्ति क्या होती है कि मुझे धूम्रपान वाले लोग पसंद नहीं, ठीक है ना। तो ये कुछ हमने जो है अभिवृत्ति और विश्वास में क्या कुछ विभेद हो सकता है इसको देखने का काम किया। आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिकल एटीट्यूड, जिसे हम जो है राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। राजनीतिक अभिवृत्ति से तात्पर्य है कि राजनीतिक मुद्दों के प्रति व्यक्ति की राय यह सकारात्मक, नकारात्मक हो सकती है। यह सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रवाद, उग्रवाद और राजनीतिक कट्टरवाद के रूप में लोगों के दृष्टिकोण के माध्यम से प्रकट होती है, ठीक है। ये क्या है? आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति है। अब हम राजनीतिक अभिवृत्ति के अगर टाइप देखें, कुछ राजनीतिक अभिवृत्तियां इसी प्रकार होती हैं। जैसे अतिवादी राजनीतिक अभिवृत्ति कैसे होती है? ये क्या करते हैं कि व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, अमूलचूल परिवर्तन की इच्छा रखते हैं, ये इनको अतिवादी कहा जाता है। उदारवादी क्या होते हैं कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये बदलाव की इच्छा रखते हैं, उदारवादी राजनीतिक अभिवृत्ति होती है। जब नरमपंथी क्या होते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में कुछ खामियां वगैरह देख लेते हैं, जैसे चल रहा है वैसे चलने का प्रयास करते हैं, नरमपंथी, ठीक है ना। ऐसे रूढ़िवादी होते हैं। रूढ़िवादी परंपरा और संस्कृति में विश्वास रखते हैं। रूढ़िवादी राजनीति, जैसे नहीं कि कुछ चीजें होती हैं केवल धर्म, परंपरा और संस्कृतियों पर आधारित, जब राजनीति की जाए तो उसको राजनीतिक अभिवृत्ति कहते हैं। कैसी? रूढ़िवादी राजनीतिक अभिवृत्ति। प्रतिक्रियावादी, मतलब कि कुछ भी हो, खूंटा, मतलब कि जो है गलत या सही ही साबित होगा। मतलब ये मेरा कहना है कि सरकार कुछ भी करे, विपक्ष हमेशा जो है उसको गलत ठहराने की कोशिश करेगा, चाहे जो विपक्ष हो, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उससे मुझे मतलब नहीं। मौजूदा संस्थाओं या आधुनिक मूल्यों को खारिज कर देता है। जो भी काम होगा, जो भी मूल्य होंगे, जो भी संस्थाएं होंगी, उनको खारिज बोल देगा। तो ये प्रतिक्रियावादी राजनीतिक अभिवृत्ति। तो ये आपकी राजनीतिक अभिवृत्ति हुई, पॉलिटिकल एटीट्यूड हुआ, ठीक है ना भैया। फिर अगर मैं आपसे ये कहूं कि राजनीतिक अभिवृत्तियों के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, तो एक तो दीर्घकालिक प्रक्रिया होगी, दूसरा अल्पकालिक प्रक्रिया होगी और तीसरा होगी सामाजिक समूह के द्वारा। जो दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है वो परिवार से, समाज से, शिक्षण संस्थानों से, संविधान से, कानून से, इनके माध्यम से होती है, धीरे धीरे दीर्घकालिक होती है। अल्पकालिक कैसे? कोई सूचना मिल गई सोशल मीडिया के द्वारा, कोई सिविल, मतलब कि कोई बौद्धिक वर्ग उनको कोई राय दे दिया, चुनावी कुछ मुद्दे आ गए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां ऐसी कुछ जनरेट हो गई, तो ये अल्पकाल के लिए जो है राजनीतिक अभिवृत्तियां शो करने लगती हैं, ठीक है। मतलब कि कुछ ऐसी अभिव्यक्ति होगी किसी राजनीतिक नेता के द्वारा, जो है लगेगा कि ये तो जो है किसी अलग प्रकार की अभिवृत्ति कर रहा है। वो सोशल मीडिया को सुन लेगा, किसी बौद्धिक वर्ग को सुन लेगा, चुनावी मुद्दे उसके पास आ जाएंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, जैसे इंडिया और अमेरिका या इंडिया पाकिस्तान के कोई मुद्दे हो गए, तो उसकी अभिवृत्तियां जो है लगातार बदलती है, लगातार जो है कुछ न कुछ आती रहती हैं। ऐसे सामाजिक समूह, सामाजिक जो समूह है ये लिंग आधार समूह, धर्म, विशिष्ट क्षेत्र, समुदाय, इनके आधार पर जो है ये निर्माण प्रक्रिया संचालित होती है, ठीक। फिर कह रहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक अभिवृत्तियां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, समावेशी, धारणीय विकास, आतंकवाद आदि मुद्दों से जुड़ी हुई होती हैं। इस निर्माण प्रक्रिया में हम रिपोर्ट, सूचकांक, इन सब चीजों का सहारा लेकर के आदि तर्कसंगत राजनीतिक अभिवृत्तियों के महत्वपूर्ण भूमिका अभिवृत्तियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा कुछ राजनीतिक अभिवृत्तियों के निर्माण की प्रक्रिया हमने देखा, ठीक है ना भैया। ये देखिए नया एक टॉपिक आया है, लगातार यहां से क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया है, 2022 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक अभिवृत्ति और अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति। यहां पर लोकतांत्रिक अभिवृत्ति और अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति के अंतर्गत हम विभेद करने का काम करेंगे। तो जो लोकतांत्रिक अभिवृत्ति होती है इसको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड कहते हैं, और जो अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति होती है इसको एथोटेरियन
अथॉरिटेरियन एटीट्यूड कहते हैं, ठीक है ना भैया, इंग्लिश इसकी होगी। अब यहाँ पे देखिए जो लोकतांत्रिक अभिवृत्ति है, जायज है कि ये भारत के संविधान, कानून इत्यादि के माध्यम से चलने का प्रयास करेगी, ठीक है ना। कुछ जो है उदारपूर्ण निर्णयों को लेकर के, कुछ उदारपूर्ण अभिवृत्तियों के माध्यम से संचालित होगी। तो ये समानता, स्वतंत्रता, संवाद और सहभागिता के आधार इसके मुख्य आधार होते हैं। लेकिन यहाँ पर आदेश, अनुशासन, नियंत्रण, एक तरफा निर्णय, ये सब जो है मुख्य आधार इसका होता है अधिकारी तंत्री का। सोच का स्वरूप यहाँ पे कैसा होगा, उदार होगा, खुला होगा और बहुलतावादी होगा। यहाँ पर सोच का स्वरूप कैसा होगा, कठोर, बंद, एकमात्र सही मानने वाली मानसिकता पर आधारित होगा, ठीक है ना। नेतृत्व शैली इसके यहाँ पे कैसी होगी, सहभागिता और सहयोगी की होगी। यहाँ पर आदेशात्मक एवं दबावपूर्ण होगी। यहाँ पर जो निर्णय प्रक्रिया कैसी होगी, संवाद, सलाह, बहस और सहमति पर आधारित होगी। यहाँ पर जो निर्णय प्रक्रिया है वो टॉप टू डाउन जाएगी, ठीक है ना, मतलब कि जो है अधोमुखी होगी। मतलब कि जो उच्च अधिकारी होगा ये पूरी तरह निर्णय लेगा और इनको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि इनके जो मूल्य होते हैं पारदर्शी होते हैं, सहिष्णुता पर आधारित और मानव अधिकारों पर आधारित होते हैं लोकतांत्रिक अभिवृत्ति के। लेकिन इनके कठोरता, दंड और शक्ति के केंद्रीकरण, ठीक है। यहाँ पर विधि का शासन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमने जो है विभेद स्पष्ट किया, लोकतांत्रिक अभिवृत्ति और अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति, ठीक ना भैया। में आप क्वेश्चन देख लीजिए कि अभिवृत्ति के प्रकारों, ये फंक्शन, अभिवृत्ति का जो फंक्शन है जो हमने बताया था ना कि 3 प्रकार के, कौन कौन से, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और एक आपका कार्यात्मक या व्यवहारात्मक, यही तीनों पक्षों की जो है विवेचना करनी है अभिवृत्ति के। तो एक प्रकार से आप जो है इसकी परिभाषा दे देंगे और तीनों पक्षों की विवेचना कर देंगे। ये 18 में क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस के। फिर अभिवृत्ति हमारे अनुभवों का परिणाम है, ऑफकोर्स हमारे अनुभवों का परिणाम है। इस कथन के संदर्भ में अभिवृत्ति निर्माण हेतु उत्तरदायी कारकों की व्याख्या करिए और मूल्यांकन कीजिए। भाई अभिवृत्ति के निर्माण में हमने क्या क्या बताया था, परिवार बताया था, समाज बताया था, शैक्षणिक संस्थान बताया था और इसके अलावा सोशल मीडिया बताया था और आवश्यकता की पूर्ति बताया था। यही लिखना है आपको, और क्या लिखना है इसमें। फिर विभेद कीजिए, देखिए 125 शब्द में आपको जो है 2 डायमेंशन लिखना है, मतलब कि 60 वर्ड का नियर अबाउट 65 वर्ड। अभिवृत्ति और मूल्य, अभिवृत्ति और मत में क्या कुछ विभेद है, ठीक है ना। फिर चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है कि सामाजिक समस्याओं के प्रति सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यक्ति की अभिवृत्ति के निर्माण में कौन कौन से कारक प्रभाव डालते हैं। भाई निर्माण में यही तो कारक डाल रहे हैं ना प्रभाव, ठीक है। उदाहरणों के साथ जो है अपने उत्तर की संपुष्ट कीजिए। तो उदाहरण आप दे दीजिए आराम से। लोक सेवकों के लोकतांत्रिक अभिवृत्ति और अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति में अंतर बताइए। तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो डेमोक्रेटिक अभिवृत्ति होती है और अधिकारी तंत्री अभिवृत्ति होती है उसमें क्या कुछ विभेद होता है। 19 में और 22 में दोनों जगह क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में। तो ये आज का आपका सेकंड वॉल्यूम पूरी तरह कंप्लीट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पूरी तरह, चूंकि मेंस के पूरी तरह एनालिसिस बेस्ड मैं क्वेश्चन को लेकर के डिस्कशन कर रहा हूँ, टॉपिक को लेकर के डिस्कशन कर रहा हूँ। आगे आपका जो है तीसरा वाला वॉल्यूम स्टार्ट मैं करूँगा। इमोशनल इंटेलिजेंस हो सकता है मैं स्टार्ट करूँ। 2 वॉल्यूम आपके आज खत्म हो गए हैं। जैसा भी हो आप कमेंट करिए, अगर कुछ छूटा भी हो तो भी आप कमेंट करिए। मेरे ख्याल से मैंने पूरा एनालिसिस के आधार पर आपको कंटेंट दिया है, कोई भी टॉपिक छूटा नहीं है। कल परसुएशन थोड़ा सा अनुनयन डिस्कस करते हैं, उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस पे आते हैं, ठीक है ना। आज के फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाकी थैंक यू सो मच।